झूठा टीवी झूठा कैसे होता है, इसे साबित कैसे किया जाए, और झूठे टीवी के अंदर आखिर ऐसी क्या कमियां होती हैं जिनकी वजह से आप अक्सर इन केसेस से जल्दी बाहर निकल सकते हैं, पर निकल नहीं पाते हैं। आज इस पे भी चर्चा करेंगे क्यों नहीं निकल पाते। पहले हम प्रॉब्लम ही समझेंगे सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आई तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में हैं दोस्त। देखिए, डीवी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है एप्लीकेशन। हाँ जी, डीवी कभी बिना एप्लीकेशन के नहीं चल सकता। यानी कि कभी भी या इसके अंदर जो है पिटीशन वाला फॉर्मेट कम चलता है, एप्लीकेशन वाला फॉर्मेट ज्यादा चलता है। मगर क्या आपके डीवी में एप्लीकेशन लगी है, या आपने देखा ही नहीं। अब दूसरी चीज यह है कि अगर एप्लीकेशन लगती है तो फिर उसके बाद कैसे डीवी एक्टिव हो जाएगा। डीवी में डायरेक्ट कोर्ट के पास कॉग्निजेंस लेने का यानी कि केस चलाने का पावर नहीं होता एप्लीकेशन के। कोर्ट एम्पावर्ड होती है प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करके और उससे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट पूरी तैयार करवाए। और डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का अंदर ड्यूटी एक बहुत बड़ा वर्ड है। अगर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, कौन, प्रोटेक्शन ऑफिसर, और उसकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने की वजह से आप पे डीवी लगा है, तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, आप केस जीत रहे हैं। अब दिक्कत यह है ये ड्यूटीज क्या होती हैं। देखिए, ड्यूटी का मतलब यह है कि बिल्कुल 490 की तरह है कि जैसे वहां इन्वेस्टिगेशन होती है या किसी भी तरह के क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक सिविल नेचर का केस है, तो इसमें गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इसके अंदर DIR रिपोर्ट बनाई जाती है बजाय FIR की। तो इन दोनों का फर्क जान लीजिए कि DIR सिविल की वजह से बनाई जाती है, इसका नेचर सिविल होता है। तो DIR रिपोर्ट बनाने के लिए माननीय प्रोटेक्शन ऑफिसर साहब को आपके घटनास्थल को विजिट किए बगैर आपकी बीवी को कोई कोर्ट मॉनिटरी रिलीफ ही नहीं ला सकता, जिनको आम चलन में आपने जबरदस्ती 125 वाले कंटेंट की तरह मेंटेनेंस बोलना शुरू कर दिया। डीवी में कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, डीवी में सिर्फ मॉनिटरी रिलीफ होता है। सेक्शन 20 जाके पढ़ लीजिएगा डीवी का। अब यहां पर जो बकायदा ये इतना इंपॉर्टेंट होता है उस घटनास्थल को, साइट को विजिट करना, कि उसके बगैर पत्नी को मॉनिटरी रिलीफ ही नहीं दे सकती कोर्ट। अब वो विजिट हुआ ही नहीं है। जब वो विजिट नहीं हुआ है तो फिर आपकी DIR रिपोर्ट कैसे बनी, अभी डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादातर लोग मुझे यही बताते हैं कि सर DIR रिपोर्ट में कुछ नहीं था, पत्नी के बयान लिखे और वो लगा दिए, बस केस खत्म हो गया। जी नहीं, केस शुरू नहीं हुआ, केस खत्म हो गया। अगर ये किया गया है आपके केस में तो किसी भी तरह से कोर्ट एम्पावर्ड नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोर्ट पर बहुत जबरदस्त दबाव होता है इस चीज को समझने का कि क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की है। क्योंकि एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, मजिस्ट्रेट साहब का की रोल तब तक नहीं बन पाता है जब तक कि प्रोटेक्शन ऑफिसर अपने तरफ से सारी कार्रवाइयां पूरी नहीं करता है। आपको ये भी बता देता हूं कि एप्लीकेशन के सेटेड फॉर्मेट होते हैं डीवी लगाने के, और अगर वो वहां नहीं लगे हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर साहब की तरफ से, यानी आपकी बीवी ने जब एप्लीकेशन लगाई थी, तो वो भी बकायदा एक स्टेट गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के हिसाब से बताए गए फॉर्मेट पर ही होना चाहिए। यानी कोई पिटीशन फॉर्मेट पे या किसी और अपने घर में बनाए हुए फॉर्मेट पे नहीं लग सकता। और हिंदुस्तान में डीवी पर्सनल फॉर्मेट पे लगता है, स्टेट गवर्नमेंट की जो बकायदा वायलेशंस करते हैं गाइडलाइंस के, और इस पे ना तो प्रोटेक्शन ऑफिसर ध्यान देते हैं और ना ही मैंने कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट या जज साहब को इस पे ध्यान देते देखा है। अब फिर एक और दबाव आ जाता है। यहां पर जो झूठा डीवी है उसकी सबसे खतरनाक बात यह है, जो आपको लास्ट में बोनस पॉइंट से जाके कोरिलेट करेगी, जो मैं अभी बता रहा हूं। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे आपको आगे की कोई भी एडवांस टेक्निक नहीं समझ में आएगी। एक जबरदस्त ट्रिक होगी आपके लिए, पर यहां से वो सारी जाके क्लब होंगी जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करता है? देखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर का असल काम होता है पत्नी को शेल्टर देना, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन कराना, अगर उसके शुगर है, बीपी है, या किसी तरह का भी मेडिकेशन उसका चल रहा है, और उससे रिलेटेड सारी डिटेल्ड रिपोर्ट्स वहां पर लगानी होती है। और एक बार प्रायोरिटी बेसिस पे पत्नी का जो भी वो क्लेम कर रही है, अपनी डायग्नोस रिपोर्ट जो पहले की वो लेकर आई है, या फिर कई बार होता है पति के घर से मारपीट के निकाल दिए जाने की वजह से उसके पास रिपोर्ट नहीं होती,
तो वो उसको लाकर भी दिलवा सकता है पति से, या फिर वहां पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिल रही रिपोर्ट, तो फिर बकायदा उसकी सारी मेडिकल जांच होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जरूरी होता है। अब मान लीजिए ऐसे में उसके साथ एक बच्चा भी है और उस बच्चे के साथ भी जाती हुई है, जो पति था उसने बच्चे को मारा है। अगर बच्चे को मारा है तो फिर ऐसी सूरत में बच्चे के लिए भी व्यवस्था की जाती है मेडिकल और इन सब चीजों की। कहने का मतलब यह है कि डीवी जो है वो किसी भी हालत में 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद नहीं लगाया जा सकता। पर डीवी इस आधार पर भी नहीं लगाया जा सकता कि पहले पत्नी ने पीहर का रुख किया, ससुराल छोड़ा और फिर वहां जाकर उसने 6-7 महीने वेट किया। प्रोटेक्शन ऑफिसर इसके बारे में जब तक नहीं लिखेगा तब तक उसकी डीआईआर रिपोर्ट नहीं बनेगी कि आखिर ये डिले हुआ क्यों है। सबसे अब अलग और सबसे मजेदार बात अब देखिए कि पति को डीआईआर बनाते वक्त और उसके अड़ोसी पड़ोसियों को इसके अंदर किसी भी तरह के बयान देने की अधिकारिता नहीं दी जाती। मैंने 50 से 60% केसेस में देखा है, उनके केसेस भी चल रहे हैं ट्रायल कोर्ट्स में, कि वहां पर पति और उसके अड़ोसी पड़ोसियों के बयान ही दर्ज नहीं होते, घटना का मौका नक्शा ही नहीं बना हुआ था, और उस घटना पर ऐसे नहीं बनता है घर का प्लॉट का नक्शा बना दिया बस कि इधर सामने वाले पड़ोसी का मकान है, इधर बगल वाले पड़ोसी का मकान है, ये बीच में घर है। जी नहीं, घटना स्थल का पूरा नक्शा बनता है और उसमें घटना को उस हिसाब से उल्लेखित किया जाता है कि कहां कहां पर किस किस वक्त ये घटनाएं हुई है, यानी टाइम डेट प्लेस का रूल ऑफ एलिबाई यहां भी लगता है। अब ये सारी चीजें जब पता लगती हैं तो फिर यहां पर डीवी जो है एक तरीके से अगर झूठा है तो कमजोर पड़ता है। डीआईआर रिपोर्ट लगाने का प्रोटेक्शन ऑफिसर साहब के पास किसी तरह का अधिकार नहीं है। चलिए, हो सकता है कि फिर भी इसके बाद आपका केस चल रहा है, तो फिर डीवी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो ये प्राइमा फेसाई वैल्यू पे चलता है। लिखने को तो कोर्ट में जब एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर पे लिख भी देते हैं कि प्राइमा फेसाई वैल्यू पर पत्नी के ऊपर हुई घरेलू हिंसा कायम पाई गई, और यहां पर ये प्रथम दृष्टया वर्ड जो है यही एक तरीके से पूरे केस की गले की हड्डी बन जाता है, क्योंकि प्राइमा फेसाई को बहुत अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट ने अपने लैंडमार्क और शानदार जजमेंट्स में समझाया है कि भाई मजिस्ट्रेट कोर्ट्स या ट्रायल कोर्ट्स प्लीज इस बात पे ध्यान दें कि प्राइमा फेसाई वैल्यू किसका स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, उसके अंदर कोई ऐसा माहौल देखना चाहिए जिसकी वजह से किसी की टेस्टिमोनी में विश्वास किया जा सके। यानी कि किसी इंसान को मारा गया है तो क्या वो अच्छा खासा नहा धो के कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगाएगा, या प्रोटेक्शन ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिलेगा, उसके बाल उजड़ गए होंगे, उसके कहीं खरोंच आ रही होगी, उसके कहीं चोट लग रही होगी, कहीं उसके दर्द हो रहा होगा, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होगा। ये कैसे साबित हो गया कि एक पत्नी आराम से 6 महीने अपने घर पे रही और उसके बाद उसको लग रहा है अब मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पे, अब मेरे गाल पे दर्द हो रहा है, मेरे पति ने घूसा मारा था, अब मेरे बाल भी बिखर नहीं सकती क्योंकि मेरे बाल तो मैं नहा चुकी हूँ, और हाँ मैं पिटी तो थी। ये कोई दावा नहीं होता है। दावेदारी इस बात की होती है कि वहां पर ये बात आपको खुलकर समझानी पड़ेगी कि आप पहली बात तो ओपनली उसी टाइम क्यों नहीं चले गए, आप एजुकेटेड महिला है। आज के टाइम में मेरे हिसाब से 40-45 साल तक की भी कोई महिला अनएजुकेटेड नहीं रही है जिसने ग्रेजुएशन नहीं की हो। ये जनरेशन एजुकेटेड लोगों की, तो एजुकेटेड महिलाएं वैसे अपने अधिकार तो डीवी में तो पूरे करने जा रही है, 498 तो पूरे करने जा रही है, पर इतनी सी अवेयरनेस नहीं दिखाई कि पहले ही एक लीगल रेमेडी ले चुकी होती जिस दिन हुआ था, कहीं कॉल किया होता, कहीं कंप्लेन की होती, इन सब चीजों के आधार हटा देती हैं। यानी उन्होंने सीधा एक्सटॉर्शन के रीजन से, इस बात पर ध्यान रखिएगा, सीधा एक्सटॉर्शन के रीजन से आकर कोर्ट के अंदर एक एफआईआर या फिर डीआईआर सबमिट करा दी। डीवी में डीआईआर होती है, इसलिए अभी हम डीवी की बात कर रहे हैं। अब यहां अब की रोल क्रिएट होता है, क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि आपके जब मजिस्ट्रेट साहब आपको में सम्मन देकर बुलाते हैं तो क्या उस सम्मन को उन्होंने खारिज किया, क्योंकि डीवी तो सिविल है नेचर में। डीवी जब सिविल है नेचर में तो फिर उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है उस व्यक्ति के साथ जैसे वो क्राइम कर गया है। सिविल नेचर का केस है, पति पत्नी में झगड़ा लड़ाई होना आम बात है, मगर अगर वहां पर पति किसी तरह से गलत पाया भी जाता है तो पत्नी को प्रोटेक्शन दिलाते हुए उसको वापस घर में स्थापित कर दिया जाता है कि भाई आप यहाँ रहें, और ये एक पर्टिकुलर दायरा है। इस प्रेमाइसेस में मान लीजिए आपका 5 कमरों का मकान है,
उसके अंदर एक कमरा उसका फिक्स कर दिया कि भाई इसके अंदर पति और जिनसे उसको खतरा है ससुराल में, वो लोग जब तक ये खुद रिलैक्स होकर वापस अपना ये प्रोटेक्शन ऑर्डर वापस नहीं करा देती है, तब तक वो वहां रहेगी। पर ये कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है डील में कि अपने पति को जाकर छोड़कर पीएम में रहे। उसके लिए फिर दूसरा ऑप्शन है शेल्टर होम। तो ये भी सवाल खड़ा होता है, क्या मजिस्ट्रेट साहब ने शेल्टर होम की बात की? तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आप बकायदा मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनकी इस पूरे कार्रवाई पर भी नजर रख सकते हैं। डीआईआर रिपोर्ट के बारे में सारी बातें चेक कर लीजिए, सारे पॉइंट चेक कर लीजिए, फॉर्म भरा है नहीं भरा है, तभी आपको मेरे आगे की टेक्निकल ट्रिक समझ में आएगी। यहां पर काफी लोगों को ये कह के डराया जाता है इसके बारे में कि आपको जेल हो सकती है, फलानी बात आपने ये नहीं की, मेंटेनेंस नहीं दिया, वो नहीं किया, तो आपको जेल हो सकती है। ऐसा कोई भी ऑप्शन डीवी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है इन सब बातों के लिए। डीवी में जो एग्जिस्ट करता है वही हमारी ट्रिक का हिस्सा रहेगा। पर आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना है, सिविल नेचर मान के ही इस केस को लड़ना है। आप चाहें, आपको लगता है कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप चाहें तो जबरदस्त तरीके से हाई कोर्ट में जाकर इसकी पेशकश कर सकते हैं। हमारे कोर्ट ऑर्डर्स भी ऐसा करते हैं, क्वाश कराते हैं अपने केसेस को। और इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें एडवांटेज ये है कि टाइम कम लगता है, थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कम लगता है, उसकी वजह से आपको एडवांटेज मिलता है। हमारे कोर्ट ऑर्डर्स के अंदर ये चीज बहुत प्लस पॉइंट है कि वो किसी भी केस को पहले तैयार करते हैं, उसको पूरा प्रिपेयर करते हैं, एक एक अपना ब्लूप्रिंट जो है रेडी रखते हैं, हर डेट के हिसाब से फिर रेडी होते हैं। यानी इतना इंटेंस ये सब कुछ चलता है कि वहां पर वो एक भी डेट पर चूकता नहीं है। क्या एप्लीकेशन लगानी है, क्या ऑब्जेक्शन लगाना है, क्या ग्राउंड्स पिछली बार डिस्कस हुए थे, क्या इस वक्त करना है, ये सारी प्रिपरेशन इसके अंदर होती है। और ये हमेशा 1 से 2 घंटे ही हफ्ते 2 हफ्ते में देकर आप बाद में कर सकते हैं, जब आप पहले एक हार्डकोर तैयारी कर चुके हैं। और ये बहुत कम टाइम की होती है हार्डकोर तैयारी। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप अवेयर नहीं है लीगली, तो हिंदुस्तान में कोर्ट्स में केस जीतना उतना ही मुश्किल है जितना हिमालय पर्वत जीत। इसीलिए आपको हम अवेयर करते हैं, मजबूत करते हैं और आपको एडवांसमेंट देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि आप एजुकेटेड हो और लीगली एजुकेटेड हो, आपको पता हो कि आपके केस में आखिर चल क्या रहा है और चलेगा कैसे। इंपॉर्टेंट ये है कि चलेगा कैसे। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी वेबसाइट का लिंक ले लीजिए, या वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका पता दिया हुआ है। आप अगर किसी कानूनी समस्या में मुझे उपयुक्त व्यक्ति समझते हैं और आपको लगता है कि मैं आपको एक अच्छी सलाह दे सकता हूं, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कराकर आप अपने केस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, ये भी वेबसाइट से ही बुक। अब आज की टेक्निकल ट्रिक देखिए क्या है। डीआईआर जो है वो किसी भी हालत में एक कमजोर हिस्सा नहीं होती। एक पॉइंट, यानी बिना डीआईआर के मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर ही नहीं है इस केस को इनिशिएट करने की, और अगर उन्होंने कर दिया है तो इसी आधार पे केस खारिज हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके केस में पत्नी ने खुद को एग्रीव्ड साबित नहीं किया है, खुद के साथ हुए डोमेस्टिक वायलेंस को साबित नहीं किया है, साबित कैसे होता है जानते हैं ना? कमेंट सेक्शन में बताइए। एविडेंस के साथ, बिना साबित करे आपकी बीवी कोर्ट से 1 रुपया भी नहीं ले सकती, एक गलती भी आपकी नहीं बता सकती है। और कोर्ट अगर ऐसा कर रही है तो फिर गेम आपके हाथ में आ चुका है। अब यहां से आप उठाकर अपने केस को पूरा का पूरा तोड़ सकते हैं, क्योंकि पत्नी ने एग्रीव्ड होना अभी तक कहीं भी साबित नहीं किया है। इंटरिम ऑर्डर्स का जरूर प्रोविजन है डीवी में, पर किसी हालत में इंटरिम मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन नहीं है। इस बात पे बहुत विवाद हुआ है, इस बात पे बहुत जजमेंट्स आए हैं, पर असल में कानून सर्वोपरि है। मैं कानून का सम्मान करता हूं और इसी तह पे जाकर आपको बता रहा हूं, रिसर्च से बता रहा हूं। डीवी में मॉनेटरी रिलीफ है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, डेली नीड की जो चीजें हैं वो दिलाई जा सकती हैं, और इंटरिम ऑर्डर्स जो है वो सिर्फ उन चीजों के लिए किए जाते हैं जिनसे डैमेजेस हुए, जिनसे लॉसेस हुए, उनको रिकवर कराने के लिए, ना कि इसलिए इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं। यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस नाम का कोई सेक्शन ही नहीं है डीवी के अंदर, इंटरिम ऑर्डर्स ही होते हैं डीवी के अंदर। यही वो ट्रिक है जहां पर आप अपना मेंटेनेंस भी ब्लॉक करा सकते हैं, जिसको सो कॉल्ड
125 सीआरपीसी के फॉर्मेट में चलाया जाता है। ये आप कहेंगे फिर उसमें रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट क्यों लगता है? तो रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट इसलिए लगता है क्योंकि एटलीस्ट ये कैलकुलेट तो किया जा सके कि आपकी एसेट एंड लायबिलिटीज कितनी है, क्या दे सकते हैं आप मॉनेटरी रिलीफ के नाम पे अपनी बीवी को, शेल्टर के नाम पे जैसे किराया वगैरह जो होता है मकान का वो, या आप कुछ और जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सारा कैलकुलेशन लगाया जाए। पर तब याद रखिएगा, जब तक बीवी खुद को एग्रीड साबित नहीं कर देती, इसका कोई ऑर्डर आपके खिलाफ हो गया है तो सिर्फ इसी में जाके खारिज करा लीजिए कि मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं दिए गए। और डीवी क्योंकि एक तरफा क्वासी क्रिमिनल भी है, तो जब तक उसके अंदर कोई चीज सबूतों के साथ नहीं आई, किसी की टेस्टिमोनी पे, यानी कि किसी के मेयर स्टेटमेंट या स्टेट रिटर्न स्टेटमेंट पे, आपके खिलाफ कोई भी ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं कर सकती। को जेल जाने के सवाल को भूल जाइए, क्योंकि जेल जाने का जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही रीजन से है कि आपके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स कर दिए गए हैं और शेल्टर होम में आपकी बीवी रह रही है, यानी आपके साथ नहीं रह रही, शेल्टर होम में रह रही है। वहां जाकर आपने फिर उसे मारा, फिर उसे पीटा या किसी तरह की कोई डिमांड की, तब आपके खिलाफ सीआरपीसी के कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का चार्ज बन सकता है। अदरवाइज आप अपने आराम से कोर्ट जा रहे हैं, केस लड़ रहे हैं और आराम से वापस आ रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट में एक प्रचलन है कि साहब एनबीडब्ल्यू निकाल देते हैं, जेल भेज देते हैं मेंटेनेंस रिकवरी के नाम पे। हालांकि मेंटेनेंस की बात मैं बार बार खारिज कर चुका हूं, पर फिर भी आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा ऑर्डर हो गया है तो डीवी के अंदर जेल भेजने के ऊपर अपराध है, और खास तौर से किसी तरह की रिकवरी के लिए। आपको ये वीडियो में मेरे को लगता है कि बात पूरी समझ में आई होगी। फिर भी आपको लगता है कि ऐसी कोई बात अधूरी रह गई जिसको आपको और जानना है अपने केस से रिगार्डिंग, तो बात कीजिए, फिर बात करेंगे तो समझ में आएगा। मगर ज्यादा ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके केस को अब दमदार बना सकता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।